डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा। कन्या राशि के जातकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कन्या राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में लाभ मिलने वाला है, कहां उन्हें सावधानी रखनी चाहिए और क्या उपाय करके वो इस समय को और बेहतर कर सकते हैं। पूर्व में हम मेष और सिंह राशि तक चर्चा कर चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं। कुछ दर्शकों का कमेंट भी मुझे मिला और उन्होंने पूछा कि गुरुजी धनु राशि पर कब आएगा। तो देखिए, यह क्रम है राशियों का। मेष से हम शुरू करते हैं, तो आज हम कन्या पर बात कर रहे हैं, फिर तुला, इसके बाद वृश्चिक, फिर धनु की भी बारी आएगी। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि राहु और केतु के इस गोचर अर्थात राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, राहु अभी वर्तमान में तो कन्या राशि के लिए कहा है धनवाड़ी कुटुंब में है, उनका संचरण वर्तमान में तुला राशि में हो रहा है। तो वहीं केतु का संचरण मेष राशि में, राहु का संचरण मेष राशि में हो रहा है और केतु का संचरण तुला राशि में हो रहा है। परंतु 30 अक्टूबर 2023 से राहु प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में और केतु प्रवेश कर जाएंगे कन्या राशि में। अर्थात कन्या लग्न के जातकों के लिए यह स्थिति कहां बनेगी, यह कन्या राशि के जातकों के लिए यह स्थिति बनेगी लग्न में। अच्छा, कार्यक्रम के शुरू में ही बता दूं कि यह जो मैं फलादेश कर रहा हूं यह चंद्र राशि से है। अब कई लोगों के मन में संशय होगा कि हमें हमारी राशि कैसे पता चली। तो देखिए, बड़ा सरल है। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए और जन्म कुंडली में यह देखिए कि चंद्रमा जहां लिखा हुआ है वहां क्या अंक है। तो यदि वहां 6 अंक आता है 6, तो आपकी राशि कन्या है। अब यह तो मैंने लग्न माना है ना, चंद्र लग्न। हो सकता है कि आपकी 6 अंक यहाँ लिखा हो तो भी आपकी, और चंद्रमा यहाँ लिखे हो तो भी आपकी कन्या राशि ही हो सकती होगी। हो सकता है कि आपका 6 अंक यहाँ लिखा हुआ हो तो भी आपकी जो राशि है वह कन्या ही होगी। तो यह प्रथम भाव है जहां हमने चंद्र लग्न से हम इस गोचर का विचार कर रहे हैं। तो केतु और राहु प्रथम भाव में केतु होते हैं तो क्या परिणाम होता है और प्रथम भाव से हम क्या विचार करते हैं। तो प्रथम भाव से हम विचार करते हैं हमारे मन मस्तिष्क का, हमारे स्वास्थ्य का, हमारे नजरिया का। और केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। केतु हमें सूक्ष्मता की ओर ले जाते हैं, हम एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तो निसंदेह इस दशा में जो कन्या राशि के जातक हैं 30 अक्टूबर के बाद उनके मन में आध्यात्म की भावना जागृत होगी। जो लोग पहले से ही आध्यात्मिक हैं उनके अंदर आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है उनका विकास होगा, क्योंकि गुरु भी अष्टम भाव में है और अष्टम भाव भी गुण रहस्यों का भाव है, आयु मृत्यु का भाव है, शोध का भाव है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति और यहाँ पर केतु की स्थिति आपके अंदर धर्म की भावना, आध्यात्म की भावना, जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं वो अपने फील्ड में बड़ा बेहतर काम कर सकेंगे। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से केतु की यह स्थिति बहुत अच्छी। केतु का प्रभाव पंचम पर, बुद्धि भाव पर, वहां भी अच्छा, और केतु का प्रभाव नवम भाव पर जो भाग्य में अचानक अभिवृद्धि करने वाली बनेगी। तो केतु की तो यहाँ स्थिति शुभ। अब आपकी जन्म कुंडली में बुध की क्या स्थिति है यह इस पर भी बड़ा निर्भर करता है। तो अब बात की जाए राहु की, सप्तम भाव। सप्तम भाव से मुख्य बिंदु जैसे विवाह, पार्टनरशिप, साझेदारी, और दशम से दशम होने की वजह से हम कर्म का विचार करते हैं। तो देखिए, सप्तम भाव में राहु सांसारिक मामलों में, खास करके आर्थिक मामलों में, धन के मामले में बड़ा श्रेष्ठ माने गए हैं। तो यहाँ पर यह आपको आर्थिक मामलों में तरक्की देंगे। परंतु एक बात बता दूं, जब लग्न और सप्तम में यह केतु राहु का एक्सिस बनता है तब मन में भ्रम, एक उदासी, निरस्ता का भी अनुभव होता है। और खास करके जब राहु सप्तम में होंगे तो वैवाहिक जीवन में जो है थोड़ी परेशानी देंगे। वैवाहिक जीवन में तनाव, और जिन लोगों के प्रेम संबंध हैं, पंचम पर केतु की दृष्टि जारी है तो प्रेम संबंधों में असफलता और घरेलू कलह, ये वातावरण आपको निसंदेह परेशान कर सकता है। गुरु की दृष्टि जो धनवाणी कुटुंब भाव पर जा रही है वह स्थिति को सुधारने का तो प्रयास अवश्य करेगी, खास करके पारिवारिक कलह के मामलों में। लेकिन फिर भी यहाँ पर तो ये चीजें जो है वह बन ही रही हैं। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उन्हें बहुत ज्यादा सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह भाव साझेदारी का भी है। और यहाँ पर राहु की स्थिति यह दर्शा रही है कि आपको साझेदारी के मामलों में विशेष सजग रहना है।
और अपने आप को अलर्ट और एक्टिव रखना है, क्योंकि जहां आप अलर्ट और एक्टिव नहीं रहे वहां आपके सम्मुख परेशानी आएगी। ये ग्रह स्थिति इस बात का भी इशारा कर रही है कि कन्या राशि के कुछ जातक गलत संगति में पड़ सकते हैं या लोग इनका फायदा उठा सकते हैं। तो इस पे कन्या राशि के जातकों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। राहु की दृष्टि कहाँ जा रही है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लाभ भाव पर, जो कि मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है, लाभ भाव से राहु का संबंध अच्छा है और मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टि भी है, परंतु फिर भी कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है कि लाभ का मार्ग आपका अवरुद्ध होता हुआ दिखाई दे, या जिस चीज पर आप बिल्कुल श्योर हैं कि ये चीज तो मेरा हो ही जाएगा या मेरा यह कार्य तो पूर्ण हो ही जाएगा, वहां राहु कोई अचानक जो है बाधा उत्पन्न कर दे। क्योंकि देखिए, अचानकता के मामले में केतु और राहु का कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी इस स्थिति से आपको सावधान रहना है। लग्न पर राहु की दृष्टि आपके मन में भ्रम संशय उत्पन्न कर सकती है। कई बार आप अति आत्मविश्वासी होकर के अपना काम बिगाड़ेंगे, तो कई बार आप लो कॉन्फिडेंस में आकर के अपना 100% नहीं दे पाएंगे। अच्छा, राहु की जो दृष्टि जा रही है कहाँ? तीसरे भाव पर। यह भाई बहन और पराक्रम का भाव है। यहाँ पर राहु की दृष्टि इस बात का इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं इस प्रबल संभावना है कि आपके अपने भाई बहनों से संबंध में अनबन आए, या कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कोई अच्छी बात भी कहें तो वह आपके भाई बहन उस बात को समझ ना पाए। यहां पर राहु की दृष्टि यह इशारा करती है कि जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स जो कार्य क्षेत्र पे आपसे नीचे काम करते हैं, एक तो आपको उनसे बहुत ज्यादा सजग रहना है, और दूसरी बात यह कि आपको उनसे बहुत ही सम्मानित तरीके से पेश आना है। हालांकि कन्या राशि बड़ी भावुक राशि होती है और कन्या राशि के लोग एटिकेट्स के मामले में और जो है बड़ा इनका एटीट्यूड जो बड़ा डिसेंट होता है अधिकतर कन्या राशि के जातकों का। तो हालांकि ये चीज इन पर जो है इनके स्वभाव में ही है, दूसरों से विनम्रता से पेश आना, अच्छी बातें कहना, फिर भी ग्रह दशावश या गोचर के प्रभाव के वश कई बार आपके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाए जो आपके सबऑर्डिनेट्स को अच्छी ना लगे। परंतु आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कन्या राशि के जातकों के लिए कि आपके लिए जो शनि का गोचर है वह छठे भाव में है और अपनी ही राशि पर है, कुंभ राशि पर। ठीक है, छठे भाव में शनि का गोचर बड़ा शुभ होता है और यह शनि का जो गोचर है आपको कई मुसीबतों से बचाने वाला होगा। यानी शनि के इस गोचर के प्रभाव की वजह से आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे, आप बीमारियों से लड़ पाएंगे, और आप कहीं भी अगर कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और अगर लोन वगैरह आप लेना चाहें तो आपका काम हो जाएगा। ये स्थितियां बन रही हैं। तो शनि के छठे भाव में जो स्थिति है यह निसंदेह आपके लिए बहुत सहायक बनी हुई है। और जब अष्टम भाव में गुरु अकेले हो जाएंगे और जब गुरु की दृष्टि जाएगी व्यय भाव पर, तो कहीं ना कहीं यह इस बात का भी इशारा है कि कुछ धार्मिक यात्राएं करेंगे आप, या धर्म कर्म के मामलों में आप व्यय हो, या दानार्थ दान हेतु जो है आप कुछ धन का व्यय करें जिससे आपको पुण्य लाभ होगा। गुरु की दृष्टि स्वराशि दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर आएगी, जो कि भूमि भवन वाहन और माता के सुख का भाव है। तो कहीं ना कहीं इस बात की प्रबल संभावना है कि नवंबर के बाद से आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या फिर आपको जनता से कुछ सम्मान मिले, आपके कार्य को रिकॉग्नाइज किया जाए और आपको बहुत ज्यादा ख्याति और प्रसिद्धि मिलने की भी संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। एक बात मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी मैं शुभ और अशुभ फल बता रहा हूँ वह इस बात पर भी बहुत हद तक निर्भर कर जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा कैसी चल रही है। यानी यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा शुभ है और जो मैं शुभ फल बता रहा हूँ अगर, तो फिर जो आपको बहुत विशेष शुभ फल मिलेंगे। पर अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा अशुभ है तो फिर आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, और यदि दोनों अशुभ जा रहा है कुछ मोर्चों पर तो फिर आपको अशुभ परिणाम मिलेंगे। क्योंकि देखिए, यह जो फलादेश है गोचर का, यह एक बेसिक फलादेश है। जब भी हम ग्रह किसी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं या फलादेश करते हैं तो बहुत सारी बातों को देखनी होती है, जिसमें मुख्यतः हम महादशा, अंतर्दशा, गोचर, योगिनी दशा, इन सभी दशाओं के मिश्रण से हम फलादेश करते हैं। परंतु आप लोगों की मांग रहती है कि गोचर से हमारा समय कैसा आने वाला है। तो देखिए, कन्या राशि जातकों के लिए जब शनि का गोचर आया था कुंभ राशि में, तभी मैंने कहा था कि अब आपका जो है बेहतर समय शुरू हो गया है। जिनकी महादशा और अंतर्दशा अच्छी चल रही है उनके लिए बहुत श्रेष्ठ समय, और ये 18 महीने आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि कारण को समझिएगा, क्योंकि देखिए अभी मेष राशि पर बृहस्पति है, मेन में बृहस्पति आपके प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि पर,
तो बृहस्पति आपके भाग्य भाव में होंगे। तो गोचर में भी आपको दो प्रमुख ग्रहों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि देखिए गोचर में क्या होता है कि शनि लंबी अवधि तक एक राशि पर रहते हैं, फिर राहु और केतु और फिर बृहस्पति, तो इनका प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति नवम में आ जाएंगे मई के बाद से, तो फिर आपके लिए समय बहुत ज्यादा अनुकूल हो जाएगा। अब कन्या राशि के जातकों को इस समय विशेष तौर पर क्या ध्यान रखना है, तो आपको इस समय में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, और यदि आप इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको नहीं, शॉर्टकट तरीके से भी आप पैसा कमाने का नहीं सोचेंगे, खास करके मई तक तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इसके बाद आपको आलस्य से बचना होगा, और नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में केतु और राहु की वजह से हावी हो सकती है। कई बार आप उन समस्याओं को भी सोच करके परेशान अवश्य रह सकते हैं जो भविष्य में नहीं आने वाली है। तो जब भी आपके ऊपर निगेटिव और नकारात्मक थिंकिंग हावी होने लगे, वहां पर आपको यह प्रयास करना है कि आप अपने आप पर एक चेक रखें, और खास करके जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, दाम्पत्य जीवन में हैं, उनके लिए एक विशेष सलाह कि कई बार राहु शक की वजह से या किसी दूसरे व्यक्ति के इंटरफेयर की वजह से भी संबंधों को खराब कराते हैं। तो आपको इतना ध्यान अवश्य रखना है कि अगर आपके मन में शक है तो आप चेक रखेंगे, और अगर कोई बाहरी व्यक्ति का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस आपके घर में, वैसे भी नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है तो आप उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे। मीठी भाषा में आप समझाने का प्रयास करेंगे उस व्यक्ति को कि आप अननेसेसरी मामलों में इंटरफेयर ना करें जो कि आपकी काम की नहीं है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको राहु, क्योंकि देखिए आपके लिए शनि और गुरु की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो फिर केतु और राहु आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। और आर्थिक मामलों में तो राहु यहाँ पर बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। हाँ, कन्या राशि के जातकों को अपनी लग्न कुंडली में गुरु की भी स्थिति अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहु किस राशि पर है, मीन राशि पर, और मीन राशि गुरु की राशि है, और केतु बुध की राशि पर है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध और गुरु की स्थिति अच्छी है तो भी आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं उपाय की कि कन्या राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी राशि स्वामी की आराधना करें, भगवान श्री गणेश की नित्य पूजा करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, भगवान श्री गणेश को प्रतिदिन दुर्वा अवश्य ही अर्पित करें, उन्हें दुर्वा अति प्रिय है। और साथ ही चूंकि राहु सप्तम भाव में है और देवगुरु बृहस्पति की राशि पर, तो बृहस्पति का मंत्र ओम ग्रीम बृहस्पतिये नमः, या फिर भगवान श्री विष्णु की शरण में आप रहें। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही कन्या राशि के जातकों का अगर स्वास्थ्य इजाजत देता हो तो बुधवार का व्रत कर सकते हैं, इससे भी उन्हें बहुत लाभ होगा। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि किसी जरूरतमंद की अगर आप मदद करें, खास करके कन्या राशि के जातक यदि किन्नरों को कुछ दान दें तो भी उन्हें बहुत लाभ मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि बुध अनुकूल होते हैं जो कि आपके राशि स्वामी हैं। इन उपायों से आप राहु और केतु को नियंत्रित कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कन्या राशि के जातकों के लिए, देखिए केतु जो लग्न में है तो आपको भ्रम की स्थिति में डालेंगे, और राहु और केतु मस्तिष्क को ही भ्रमित करके गलत निर्णय करवाते हैं। यदि इस दशा काल में आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने जाना कि राहु और केतु के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा। और मैं कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है उससे मैं अभिभूत हूं, और इसी तरीके से आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।